Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Today we are going to discuss about fraction, and we may come across many examples in our daily routine regarding fraction. आप देखते हैं कि जब हम चलते हैं तो फ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। जब कोई गाड़ी रुकती है, जब हम उस पर ब्रेक लगाते हैं तो फ्रैक्शन हमें वहाँ पर नज़र आता है। फ्रैक्शन हमारी डेली रूटीन के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कारआमद है। फ्रैक्शन की वजह से ही हम चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं। जितने भी मशीन के स्क्रू जब हम उसको फ़िक्स करते हैं तो फ्रैक्शन की वजह से वो फ़िक्स होते हैं। फ्रैक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, यानी हम स्लिप नहीं होते। अगर कोई स्लिपरी सरफेस हो, जैसे अगर आप प्लेन सरफेस के ऊपर चलने लगेंगे तो आप अपने आप को स्लिप करता हुआ फील करेंगे। तो फ्रैक्शन हमारे पास एक डेली रूटीन के अंदर बहुत कारआमद भी है, उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है और इससे मुताल्लिक जो इसकी टाइप्स हैं वो क्या हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को फेंकते हैं, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और हमने इसको फेंका किसी फोर्स के साथ, तो आप ये देखते हैं कि जब ये आगे जाता है तो कुछ दूर जाकर ये रुक जाता है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। न्यूटन्स लॉ हमें ये बात समझाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक नहीं रुकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ये बॉल मूव कर रही थी तो आगे जाके क्यों रुकी? इसका मतलब ये हुआ कि एक फ़ोर्स ऐसी है जो इसको रोकने की कोशिश करती है। जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय कि ये ग्राउंड पे मूव कर रही है। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड और बॉल के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और वक्तन फ़वक्तन आगे जाकर इसकी स्पीड स्लो होती रहती है और ये रुक जाती है। फ्रैक्शन फोर्स दरअसल एक ऐसी फोर्स है, इट इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस or resist the motion of an object, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। हाउ इट अकर्स? इट इज अकर ड्यू टू रफनेस of two surfaces comes into contact। ये बॉल है और इस बॉल का ये सरफेस है और ये ग्राउंड है, इसका अपर सरफेस है। जैसे देखें, फ़र्ज़ करें हम इसको यहाँ देखते हैं, फ़र्ज़ किया ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास m है, हम इस पर फोर्स लगाते हैं। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो आप देखते हैं कि ये नहीं चलता, ऐसा होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, अपनी फ़ोर्स को बढ़ाते हैं। सवाल ये आया कि हमने जो फोर्स लगाई तो वो लगाई हुई फोर्स गई कहाँ? हमने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, ये नहीं चलता। फिर हमने अपनी फोर्स लगाई 2 न्यूटन, ये फिर भी नहीं चलता। लेकिन अगर हम अपनी फोर्स एक ज़्यादा लिमिट से लगा देते हैं, लेट्स से 3 न्यूटन, तो ये चलने लगता है। सवाल ये है कि ये पहले क्यों नहीं चल रहा था? उसकी वजह ये है कि इन दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट में आने की वजह से इसका बॉटम सरफेस रफनेस होता है और इसका अपर सरफेस, इन दोनों के दरमियान एक रेजिस्टेंस होता है जो कि हमारी लगाई गई फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को रोकने की कोशिश करता है या अपोज करता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस और रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चलना चाहता है, हम अपनी अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, लेकिन फ्रैक्शन फोर्स उसको अपोज करने की कोशिश करती है। फ्रैक्शन फोर्स की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, जैसे वी हैव स्टैटिक फ्रैक्शन, नंबर 2 इज काइनेटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होगा? स्टैटिक माना एट रेस्ट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट के रेस्ट में मौजूद है, हमने इस पर फोर्स लगाई, इसका कोई मास है, तो न्यूटन्स के लॉ के मुताबिक जब आप फोर्स लगाएं तो इसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, बट इट इज़ स्टिल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वाई? बिकॉज some force which is friction force
is opposing to that motion. That's why it is in the state of rest. दूसरी बात कि जो फ्रैक्शन फोर्स होती है स्टैटिक यानी दो सरफेसेस के दरमियान, इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. मतलब हमने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, ये नहीं चलता, एक्सेलरेशन 0 आ गया. हमने फोर्स लगाई 2 न्यूटन, एक्सेलरेशन आ गया 0. हमने फोर्स लगा दी 5 न्यूटन, अब इसका एक्सेलरेशन आ जाता है. यानी 5 न्यूटन फोर्स लगाने पर ये चलने लगता है. न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का रिएक्शन होता है. हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो फ्रैक्शन फोर्स इसको अपोज करती है, 1 न्यूटन कैंसिल. हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, इसने भी 2 न्यूटन लगा दी. लेकिन अगर हमारी फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा हो जाए, यानी 5 न्यूटन अगर हमने फोर्स लगा दी, तो फिर ये चलने लगता है. इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस की एक लिमिट थी जो इसको रोकने की सलाहियत रखती थी. अगर उस लिमिट से आप क्रॉस कर जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा, और जब ये चलने लग जाएगा तो स्टैटिक फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा. तो कौन सा फ्रैक्शन आ जाएगा? काइनेटिक. काइनेटिक में भी हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, एक स्लाइडिंग और दूसरा रोलिंग फ्रैक्शन. इन स्लाइडिंग फ्रैक्शन वन बॉडी स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये फ्रैक्शन, ये जो सरफेस है, ये अपने आप एडजस्ट कर रही है. यानी आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो ये 1 न्यूटन, आप 2 न्यूटन की लगाएंगे तब भी ये 2 न्यूटन. तो इस तरह ये अपने आप को एडजस्ट करती रहेगी एक लिमिट तक. अगर उसकी लिमिट, लेट्स से इसकी लिमिट थी 4 न्यूटन तक, तब तक तो उसने इसको रोक के रखा. लेकिन आपने ज़्यादा फोर्स लगा दी 5 न्यूटन, तब ये इसको रोक के नहीं रख सकी. इसकी एक लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस करते ही ये चलने लगता है, इट स्टार्ट टू मूव. सो दिस फ्रैक्शन आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रैक्शन because it has limit to keep the body in the rest. समझ आई बात? फ्रैक्शन क्या होती है? एक अपोजिंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करती है. ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? एक और ये भी बात, द डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन. हमने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है. फ्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, फ्रैक्शन फोर्स की 2 टाइप, स्टैटिक फ्रैक्शन, काइनेटिक. काइनेटिक में हमारे पास स्लाइडिंग आ जाएगा. स्लाइडिंग फ्रैक्शन के को कैसे डिफाइन करें? व्हेन वन बॉडी, ठीक है, बात करते हैं मज़ीद. एंड व्हेन इट मूव्स इट हैज़ काइनेटिक फ्रैक्शन. तो ये जो काइनेटिक फ्रैक्शन होता है ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर. नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड एक करता है, यू नो दैट, विच इज़ इक्वल टू mg, और इसके रिएक्शन में एक अपवर्ड फोर्स होगी एंड विच इज़ इक्वल टू वेट यानी mg. तो काइनेटिक फ्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. डायरेक्टली का साइन प्रोपोर्शनलिटी का रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा म्यू के, और ये n बराबर है यहाँ पर mg के. तो ये हमारे पास काइनेटिक फ्रैक्शन का फार्मूला बना. इट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता. क्यों नहीं होगा? ये काइनेटिक फ्रैक्शन है. अगर हम यहाँ से यूनिट निकालना चाहें, न्यू फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन, देखें एफ के इज़ इक्वल टू म्यू के, ये एन, तो एफ के अपॉन एन इज़ इक्वल टू म्यू के.
न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये फ्रैक्शन फोर्स, दोनों का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन इज कैंसिल विद न्यूटन, नंबर बचा, इट हैज़ नो यूनिट। वैल्यू ऑफ यू के depends on the surfaces come into contact। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम हम करते हैं सॉल्व। फर्ज किया हमारे पास ये एक ब्लॉक है जिसका मास मान लो 4 kg है और इसका जो म्यू के की वैल्यू है दैट इज़ 0.2। फाइंड फ्रैक्शन फोर्स, फ्रैक्शन फोर्स मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे? फार्मूला हमारे पास मौजूद है। फ्रैक्शन फोर्स बराबर है काइनेटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। काइनेटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू के की वैल्यू कितनी है हमारे पास? म्यू के की वैल्यू है हमारे पास 0.2, मास इज 4 kg एंड द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9 इसको 10 मान लेते हैं हम आसानी के लिए। ठीक है, तो 0.2 मल्टीप्लाई 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई विद 10 बिकम्स 2, तो ये बन जाएगा 8। इट इज़ द 8 न्यूटन। अब ये आ गया आपके पास काइनेटिक फ्रैक्शन की वैल्यू। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं अप्लाइड फोर्स लेस देन 8, अगर 8 से कम लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। हमने यहाँ पर फोर्स लगाई 6 न्यूटन की, इट विल नॉट मूव। अगर हम फोर्स को 6 से 7 करते हैं देन एक्सेलरेशन विल आल्सो 0। व्हेन आवर वैल्यू विल एक्सीड विद 8 न्यूटन फोर्स देन इट विल मूव। हाउ? फर्स्ट किया हमारी ये फोर्स है 10 न्यूटन। अब इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा हम इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना होगा? अप्लाइड फोर्स आपकी 10 न्यूटन और इसको अपोज करने वाली जो फोर्स है दैट इज़ 8 न्यूटन, यानी 10 - 8 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास। मास इज 4 kg, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये बना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? तो अगर हम इस पर फोर्स 6 या 7 न्यूटन लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। अगर हमारी फोर्स 8 न्यूटन से ऊपर हो जाएगी तो अब ये मूव करेगा एंड इट विल मूव विद सम एक्सेलरेशन दैट इज़ 0.5 मीटर सेकेंड। ठीक है, सॉलिड के अंदर हमने देखा फ्रैक्शन आल्सो एग्जिस्ट, फ्रैक्शन एग्जिस्ट इन फ्लूइड्स। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास ये कोई भी दो सॉलिड सरफेस है, ठीक है, तो जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं तो एक फोर्स ड्यू टू रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस जो उसको रोकने की कोशिश करती है उसे हमने फ्रैक्शन फोर्स का नाम दिया। फ्रैक्शन आल्सो एग्जिस्ट इन फ्लूइड्स दैट इज़ इन लिक्विड्स एज वेल एज इन गैसेस। लिक्विड के अंदर फ्रैक्शन कैसे होती है? जैसे कि अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो अब इन लेयर्स के दरमियान भी एक फ्रैक्शनल फोर्स होती है जिसे हम विस्कस ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। आपने पढ़ा होगा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी गाढ़ापन। हनी इज मोर विस्कस देन लिक्विड, यानी लिक्विड आसानी से फ्लो कर जाता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसको रोकने वाली मोशन कम होती है, यानी कि फ्रैक्शन। लेकिन हनी को आप देखते हैं कि वो स्लो चलता है, उसकी स्पीड कम होती है बिकॉज इट हैज़ इंटरनल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरनल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब आपकी बुक में एक लॉ दिया हुआ है स्टोक्स थ्योरम, उसको हमने डिस्कस करना है। व्हाट स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स, स्टोक्स थ्योरम बेसिकली बात करता है कि अगर आपके पास किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई स्फेयर, और स्फेयर भी स्मॉल
small sphere whose radius is r, then it also experience a force. That force is directly proportional to the radius of the sphere, is directly proportional to the velocity of the sphere, and it is directly proportional to the coefficient of viscosity. It is called coefficient of viscosity, जिसे हम ईटा कहते हैं, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक जब कोई भी स्मॉल स्फीयर जिसका रेडियस r हो और अगर हम उसको किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई r एन v, ठीक है। ये 6 पाई की वैल्यू जो है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। तो ये था फ्रैक्शन के बारे में जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। फ्रैक्शन के एडवांटेजेस हैं, जैसे अभी मैंने आपको शुरू में लेक्चर में बताया कि जितने भी मशीन के जो स्क्रू हैं हम फिक्स करते हैं फ्रैक्शन की वजह से। ये बोर्ड हैंग हुआ है, मैंने इसको कील के अंदर फिक्स किया हुआ है फ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। इवन ये माइक इसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है फ्रैक्शन की वजह से। ये बटन बंद किया हुआ है, काज हुआ है फ्रैक्शन की वजह से। इसके ऊपर ये स्टिक हुई हुई इंक फ्रैक्शन की वजह से। हम चलते हैं फ्रैक्शन की वजह से ताकि हम स्लिप ना हो। आप देखते हैं कि बारिश के दिनों में अक्सर गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दो सरफेसिस के दरमियान कांटेक्ट फोर्स ख़त्म हो जाती है तो पानी आ जाता है, ठीक है। जब लिक्विड आ जाता है दो सरफेसिस के दरमियान तो कांटेक्ट फोर्स को उसने रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से स्लिपरी सरफेस हो जाती है तो और हादसात का अंदेशा होता है। फ्रैक्शन के डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कोई भी मशीन है अगर हम उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो 100% एफिशिएंसी हमें नहीं देती। हमारी लगाई गई जो फोर्स है उस फोर्स को रेजिस्ट कर देती है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये तमाम फ्रैक्शन के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।